आज हम क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म का समापन पढ़ेंगे, जिसमें साझेदारी के फर्म के समापन में यानी कि पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्यूशन होता है उसका यानी कि बंद होता है तो फिर क्या क्या कंडीशन होता है और क्या क्या एंट्रीज होती हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो डिसॉल्यूशन तो पहली बात एक होता है जब पार्टनर्स अलग हो जाते हैं और एक होता है जब फर्म बंद होती है। अगर पार्टनर्स अलग होता है तो उस केसेस में क्या करेंगे, वो कैसे बंद होगा, तो एग्रीमेंट के जरिए बंद होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, पूरा का पूरा फर्म बंद हो रहा है, तो फिर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो कौन कौन सी बुक्स बनती हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल का एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का एक बुक बनती है और एक बनता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। अब हमको रियलाइजेशन क्या है, तो रियलाइजेशन जब कोई फर्म बंद होता है तो उसके कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो फर्म जो होता है वो अपने सारे एसेट्स को बेच करके अपनी जितनी भी लाइबिलिटी हैं, मतलब जो भी उन्होंने उधार ले रखा है लोगों से, उसे पूरा करने का कोशिश करते हैं। अपना सारा संपत्ति बेच देते हैं और अपनी जितनी भी उधार है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो फर्म के पास कितना पैसा है और कितनी लाइबिलिटी उसकी है, ये जानने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट में जो पैसा उसको अपना एसेट को बेच करके यानी अपनी संपत्ति बेच करके मिलता है, उस पैसे से वो अपना पूरा उधार चुका देता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा, जिसमें हमें ये पता रहेगा कि फर्म के पास कितने एसेट हैं, कितने लाइबिलिटी हैं। तो नॉर्मली किसी भी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दी होती है, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में एक साइड लाइबिलिटी होता है अमाउंट, एक और क्रेडिट साइड पे एसेट दिया होता है। एसेट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट एन एग्जांपल के लिए कम ही चीज़ों को मैंने लिखा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लिया और एक फर्नीचर लिख लिया। फिर गुडविल भी रहता है, बैंक रहता है, डेप्टर रहता है, प्रोविज़न फॉर डेप्टर रहता है, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट, सब्सटेंस, ये सब रहता है। फिर लाइबिलिटी में बैंक लोन, एक्स का लोन, एक्स जो कि पार्टनर है उसका लोन, फिर एक्स की वाइफ का लोन, क्रेडिटर, बिल पेबल, जनरल रिजर्व और उनका कैपिटल दिया होता है पार्टनर का। तो फिर यहाँ पे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो ये सारी एसेट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तो नॉर्मल एसेट्स में ही काउंट होगा, यानी कि इसे हम ले लेंगे। लेकिन जो गुडविल होता है इसे भी हम बाकी जो भी बनाते थे, जैसे कि रिवैल्यूएशन बनाते थे या अप्रोप्रिएशन, तो उसमें जो गुडविल होता था उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमको गुडविल को भी एक नॉर्मल एसेट की तरह ही ट्रीट करना होगा, लैंड एंड बिल्डिंग की तरह। और जो ये बैंक होगा, ये बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाता है बैंक अकाउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है। और डेप्टर ये नॉर्मली ट्रीट होगा, इसका ये जो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट दिखा रहता है वो वाला अमाउंट हम लेंगे, यहाँ बाहर वाला अमाउंट नहीं लेंगे। और प्रोविज़न फॉर डेप्टर ये जो होता है इसको हम लोग को लाइबिलिटी के तौर पे कंसिडर करना होता है। मतलब ये जो डेप्टर दिया रहेगा वो हमारा एसेट है, लेकिन जो प्रोविज़न फॉर डेप्टर दिया रहेगा वो लाइबिलिटी में आएगा। बिल रिसीवेबल और स्टॉक जो रहेगा वो नॉर्मली एसेट में आएगा। और जो एडवर्टाइजमेंट सब्सटेंस रहता है वो वाला हमको रिटर्न ऑफ करना होगा, यानी कि उसको पूरा ख़त्म करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक लोन, ये तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। एक्स का लोन जो है ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, इसको अलग से हमको ट्रीट करना पड़ेगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन एक्स की वाइफ का लोन, ये तो पार्टनर की वाइफ का है, पार्टनर का तो नहीं है, तो इसको हमको नॉर्मली ही लोन के तौर पे ट्रीट करना होगा। क्रेडिटर, बिल पेबल, ये भी हमारा नॉर्मल जो लाइबिलिटी है उसमें आएगा। उसके बाद जर्नल रिजर्व, या किसी भी टाइप का रिजर्व अगर दिया हुआ है तो उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स के बीच, यानी कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद जो कैपिटल है ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट भी वही टी शेप वाला फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट का। यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे कि बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे एसेट रहता है और डेबिट साइड पे लाइबिलिटी, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। जितने भी हमारे एसेट्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में वो हमको सारे डेबिट साइड पे लिखना होता है क्रॉस, जैसे कि उसमें इधर क्रेडिट में था तो इसको हमको इधर डेबिट में लिखना होगा, और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे था तो इसको हमको इधर क्रेडिट में लिखना होगा। अब मैंने बता दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, डेप्टर, बिल रिसीवेबल और स्टॉक, इसको हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे, तो उसको नॉर्मल एसेट है इसलिए हम लोगों ने इसे डेबिट साइड पे लिख लिया। और जो
इसके अलावा बचा बैंक, तो बैंक को तो बैंक अकाउंट में हमको भेजना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डेप्टर ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, और ये एडवर्टाइजमेंट सब इसको तो हमको रिटर्न ऑफ करना है, तो इन तीनों को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पे जो प्रोविज़न फॉर डेप्टर, ये जो मैंने अभी बताया कि ये लाइबिलिटी में जाएगा, तो उस प्रोविज़न को हमने लिखा। फिर एक्स की वाइफ का लोन जो था, तो यहाँ पे जो एक्स का लोन था ये तो पार्टनर्स लोन में जाएगा, इसको हमको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है। लेकिन जो एक्स की वाइफ का लोन है, क्योंकि ये तो एक्स की वाइफ जो है वो पार्टनर नहीं है, तो इसको हमको नॉर्मल लोन की तरह ही ट्रीट करना होगा। और क्रेडिटर और बिल पेबल ये भी नॉर्मल में आ जाएगा, मतलब इन तीनों को हमको लिखना होगा। और ये जो जनरल रिजर्व है ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को लिख दिया, और फिर इनका प्लस करके इधर पे उसका अमाउंट हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद हमको पेमेंट्स करना होता है, यानी कि जैसे कि सबसे पहले तो ये जितने भी हमारे पास एसेट्स थे उसे हमने लिख लिया। अब हम उसको बेच रहे हैं, तो बेचने पे हमें क्या मिलेगा? कैश, यानी पैसा। तो यहाँ पे हम बाय कैश या बाय बैंक लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने पे जितना रुपए मिला उसे लिखेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि बैलेंस शीट में, कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 50,000 रुपये का है, लेकिन जब हम बेचे तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 30,000 में बिका। तो हम लोग यहाँ पे 50,000 तो शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेचने के टाइम पे जो हमको पैसा मिला वो 30,000 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 30,000 ही लिखेंगे। लेकिन जैसे फर्नीचर, गुडविल, डेप्टर, इन सब का अगर कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान लेंगे, जब भी क्वेश्चन में साइलेंट है वैल्यू के बारे में, तो उसका जो वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं? 0। यानी कि जितना यहाँ पे बताया रहेगा, अगर बोलेगा कि सेम अमाउंट पे बिका, जैसे फर्नीचर का बोल दिया कि सेम अमाउंट पे बिका है, तो हम लोग जितना अमाउंट है, अगर यहाँ पे 50,000 है फर्नीचर का, तो 50 का 50 यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है वैल्यू के बारे में, तो हमको उसका वैल्यू 0 मानना पड़ता है। इसका मतलब अगर वो नहीं बिका है तो हम यहाँ पे उसको शो नहीं करेंगे। इसके बाद लाइबिलिटीज़ का बारी आता है। ये तो हमने एसेट्स को बेचा, अब लाइबिलिटी को पे करने की बारी आएगी। तो इधर पे जब लाइबिलिटी पे होगा तो इधर पे टू बैंक लिखाएगा। अब सबसे पहले जो प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न अपन लिखेंगे, प्रोविज़न कितने में मतलब पे हो रहा है ये भी लिखा रहेगा, तो उस हिसाब से पे करेंगे। एक्स की वाइफ का लोन जितना रहेगा, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर जैसे क्रेडिटर ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि कितने में बिका, मतलब सॉरी कितने में हमने पे किया है, कितना रुपए हमने पे किया है, तो भी हमको यहाँ पे पूरा पे करना पड़ता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में साइलेंट है वैल्यू के बारे में, तो हमको पूरा का पूरा पे करना होगा। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर का दिया हुआ था 40,000 रुपये मान लीजिए, तो फिर अगर हमको क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि हमने कितना रुपए क्रेडिटर पे किया है, तो क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले हमको यहाँ पे उसे पे करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे 40,000 बोला गया था क्रेडिटर का, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं सिर्फ 20,000 ही पे किया गया है, तो हम यहाँ पे भले 20,000 लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया वैल्यू के बारे में, तो हम पूरा का पूरा 40,000 रुपये यहाँ पे कर देंगे। तो जितने भी लाइबिलिटीज़ रहेंगे वो पे किया जाएगा, टोटल अमाउंट बाहर लिखा जाएगा। उसके बाद रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपेंस दिया गया है तो वो भी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग को ये डेबिट साइड का पूरा टोटल निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे, और जिस साइड भी बैलेंस आएगा, अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा तो वो प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, और वो पार्टनर्स के रेशियो में बढ़ जाएगा जो भी रेशियो बताया गया है। और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है तो वो लॉस होगा रियलाइजेशन का, और वो भी पार्टनर्स में बटा जाएगा। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं उसे स्टार्ट करेंगे, और ये रियलाइजेशन के बेस पे ही जो भी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो भी ये रियलाइजेशन अकाउंट के बेस पे ही होगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मेट के बेस पे तैयार होंगे।